हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में आव्यूह कहते हैं। इससे पहले हमने मैट्रिक्स के बारे में पूरे बेसिक से बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख के आइए, तब जाके आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हमने उसमें पूरा जीरो से स्टार्ट किया है। उसी में स्टार्टिंग मैट्रिक्स मतलब आव्यूह क्या होते हैं, रो कॉलम, ये सब उसमें बताया है। इसमें हम लोग उसमें और आव्यूह के प्रकार भी देखे थे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी देखे थे, और शून्य आव्यूह तक हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। उसके आगे क्या है, तो उसके आगे है आव्यूह के प्रकार। सातवां आव्यूह के विकर्ण, मतलब कि आव्यूह के प्रकार में हमने 6 प्रकार देख लिया है। शून्य आव्यूह तक देख लिया है, जीरो मैट्रिक्स तक देख लिया है। अब आगे है आव्यूह के विकर्ण। इसको हम लोग विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहले थोड़ा सा हम आपको जानकारी दे दें कि रो और कॉलम क्या होता है। आपको मालूम ही होगा। मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए, इसमें ले लीजिए 1 2 3 -2 0 5 6 9 7, कुछ भी ले सकते। हमने पिछले वीडियो में रो और कॉलम के बारे में बताया है। एक बार फिर हम इसमें रो और कॉलम बता देते, फिर विकर्ण बता देंगे क्या होता है। देखिए रो क्या होता है, जो इस तरह से आपको दिख रहा है, इस तरह से। हमने उसमें सोया हुआ बोला था, सोया हुआ। जो सोया हुआ वाला होगा उसको हम रो कहेंगे, और जो खड़ा होगा इस तरह से उसको हम क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। रो माने पंक्ति। तो ये जो हो जाता है रो हो जाता है R1 R2 R3। और ये जो खड़ा है इस तरह से, इसको C1 यानी कि कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका ऑर्डर कितना, हमने ऑर्डर के बारे में भी पीछे बता दिया, ठीक। तो ऑर्डर कितना होगा, तो देखना है कि रो कितना है और कॉलम कितना है। तो रो कितने हुए, 1 2 3, 3 रो। तो पहले रो को लिखा जाता है 3 बाई, और उसके बाद कॉलम को फिर लिखा जाता है 1 2 3। और आप याद रखिएगा, हाँ ये तो हो गया ऑर्डर, मतलब कि कोटि, 3 बाई 3 का कोटि, 3 गो रो है, 3 गो कॉलम। अब आव्यूह विकर्ण। अब विकर्ण जो होता है वो सिर्फ वर्ग आव्यूह का निकलता है। वर्ग आव्यूह में क्या होते हैं, आपको मालूम होगा कि जितना रो होता है उतना ही कॉलम होता है। तो देखिए विकर्ण क्या होता है। तो विकर्ण जो होता है वो ये वाला विकर्ण होता है, इसी को हम लोग विकर्ण बोलते हैं। जो ये आप तिरछा देख रहे हैं इसी को हम लोग विकर्ण बोलते हैं, आव्यूह के विकर्ण। यानी कि इसमें पूछ दिया जाए कि विकर्ण कौन कौन है, तो विकर्ण क्या हो जाएगा, 1 0 और 7। ये आप हो जाएगा इस आव्यूह का विकर्ण, ठीक है। ये जो आप इस तरह से तिरछा देख रहे हैं, इस तरह से, ये वाला, इसी को हम लोग विकर्ण बोलते हैं। और एक मैट्रिक्स लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 2 3 0 9, कुछ भी 7 8 -6 -2 -3। अब आपको देखना है तिरछा कौन मिल रहा है, इधर से नहीं लेना है, सिर्फ इधर वाला ही विकर्ण होता है इसमें आव्यूह में, ठीक है। इधर वाला नहीं लेना है, सिर्फ इधर वाला, वो तिरछा, तिरछा मिलना चाहिए एकदम। तो तिरछा कौन कौन मिल रहा है, ये वाला, ये तीनों मिल गया तिरछा। तो इसको हम क्या कहेंगे, आव्यूह के विकर्ण। तो इसमें विकर्ण पूछ दे तो कौन कौन हो जाएगा, 2 7 और -3, ये क्या हो जाएंगे, आव्यूह के विकर्ण। जो तिरछा वाला होता है वही विकर्ण हो जाता है, ठीक है। इस तरह से, वो भी इस तरह से तिरछा में, ठीक है। जो अवयव आएंगे वो विकर्ण हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, इसी में एक आता है विकर्ण आव्यूह। अब विकर्ण आव्यूह क्या होता है, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। विकर्ण आव्यूह चलिए, विकर्ण आव्यूह इसी में होता है, विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है,
विकर्ण नाभि, आपने विकर्ण नाभि देखा कि इस तरह से तिरछा होता है, तो अभी तिरछा वाला ही लीजिए, 3 ले लेते हैं, 1 2 3। विकर्ण नाभि में क्या होगा कि मुख्य, इसको मुख्य विकर्ण बोलते हैं। ये कोई भी हो सकता है, लेकिन बाकी बात जो अवयव होंगे, आपको मालूम होगा कि जो मैट्रिक्स में जो भी संख्या होते हैं उसको हम अवयव बोलते हैं। तो ये जो विकर्ण होगा उसको छोड़कर बाकी बात जितना भी अवयव होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ भी शून्य, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ, तो इसको हम विकर्ण नाभि कहेंगे। ये देख रहा है, इसी को हम विकर्ण बोलते हैं। ये कोई भी होना चाहिए। हाँ, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बी, इस तरह से नहीं, एग्जाम्पल दूसरा 1 2 0 0 0, ये 0 0 भी चलेगा। सिर्फ हमको देखना है कि मुख्य विकर्ण भले 0 है चलेगा, लेकिन ऊपर वाला मतलब इसके ऊपर जो है वो 0 होना चाहिए और इसके नीचे भी 0 होना चाहिए। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, ऊपर के अवयव भी 0, नीचे के अवयव भी 0, तो ये क्या हो जाएगा, विकर्ण नाभि हो जाएगा। ये भी विकर्ण नाभि, इसको भी विकर्ण नाभि कह सकते हैं। ठीक है, तो विकर्ण नाभि में ये होता है कि मुख्य विकर्ण कोई भी अवयव चलेगा, लेकिन बाकी बात जो अवयव है इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण, इसी को विकर्ण बोलते हैं या मुख्य विकर्ण। ये कोई भी अवयव चलेगा, बाकी बात जो अवयव है वो क्या होने चाहिए, शून्य होना चाहिए, 0 होने चाहिए, तब उसको हम कहेंगे विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें भी ये कोई भी होना चाहिए, बस ऊपर और नीचे के जो अवयव है वो शून्य होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब 8वां प्रकार देखते हैं। 8वां प्रकार है अदिश आव्यूह, इसको इंग्लिश में स्केलर मैट्रिक्स। अभी आपने विकर्ण आव्यूह देखा, विकर्ण आव्यूह में क्या देखा कि विकर्ण आव्यूह में मान लीजिए कोई मैट्रिक्स, ये वाला कोई भी चलेगा, बाकी बात 0 होना चाहिए। इसके अलावा ये भी 0 है तो चलेगा, लेकिन इसके ऊपर के अवयव और नीचे के अवयव 0 होना चाहिए। लेकिन अदिश आव्यूह में क्या होता है, ये तो आप देख रहे हैं 1 9 8 अलग अलग, लेकिन अदिश आव्यूह में ये सेम होना चाहिए। अगर 1 लेंगे तो 1 ही होना चाहिए, 2 लेंगे तो 2 ही होना चाहिए, 3 लेंगे तो 3 ही होना चाहिए। मान लीजिए कि बी मैट्रिक्स है, मान लेते हैं 3 लेते हैं, तो 3 0 0 0 3 0 0 0 3। इसमें आपको याद रखना है कि इसमें मुख्य विकर्ण जो होने चाहिए, मुख्य विकर्ण क्या होने चाहिए, इसको मुख्य विकर्ण बोलते हैं, समान संख्या के होने चाहिए, मतलब कि एक ही होने चाहिए। 3 है तो 3 ही होने चाहिए, अगर 4 है तो 4 ही होने चाहिए, 5 है तो 5 ही होने चाहिए। ठीक है, बाकी बात विकर्ण आव्यूह की तरह, मतलब कि ऊपर के अवयव भी 0 और नीचे के अवयव भी 0। और एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप 8 लिखते हैं, 8 0 0 0 0 0 8। ये सिर्फ आपको देखना है, अगर ये समान है तो इसको हम बोल देंगे कौन सा आव्यूह, तो अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। ये समान होना चाहिए, बाकी बात 0 होना चाहिए। देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला समान है, बाकी बात 0 है, तो इसको हम क्या कह देंगे, अदिश आव्यूह, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके आगे के प्रकार देखते हैं। चलिए अब 9वां प्रकार देखते हैं, क्या है कि इकाई आव्यूह, या फिर इसी को हम तत्समक आव्यूह भी कहते हैं, यूनिट वेक्टर या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, इकाई मतलब क्या होता है, अब आप लोग बताइए, तो इकाई मतलब क्या होता है, तो 1 होता है। अब 1 क्या होना चाहिए, तो जैसे कोई मैट्रिक्स ले लीजिए ए, ये कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो इसको क्या बोल रहे हैं, विकर्ण, मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण के अवयव 1 होने चाहिए, बाकी बात 0। क्या, एक बार और सुनिए, मुख्य विकर्ण के अवयव केवल और केवल 1 ही होने चाहिए, मतलब कि 1 कहने का मतलब 1, नंबर 1, 2 3 नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1। अगर मिल गया 1 तो इसको हम क्या कह देंगे, तत्समक आव्यूह या फिर इकाई आव्यूह। नामे में एक स्पष्ट है, इकाई माने कि 1 कौन चीज, तो 1 होकर विकर्ण होना चाहिए।
ये क्या होना चाहिए, मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होना चाहिए, मुख्य विकर्ण के अवयव एक, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर इकाई अवयव यूनिट वेक्टर है, यूनिट मैट्रिक्स। अब जैसे कोई और मैट्रिक्स ले लीजिए 1 0 0 1, क्या ये तत्समक अवयव होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स? हाँ होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो विकर्ण है वो क्या हो रहा है, एक हो रहा है। एक विकर्ण कितने हैं, एक है, तो इसलिए एक, हाँ एक विकर्ण एक होना चाहिए, बाकी बात इसमें भी अवयव क्या होने चाहिए, 0 0 होना चाहिए, बाकी बात सभी अवयव 0 होने चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, तत्समक अवयव। इसको हम लोग आई से सूचित करते हैं। इसका संकेत जो है कहीं कहीं पे आपको आई दे देगा सिर्फ, तो आपको समझना है कि आई मतलब तत्समक अवयव। अब क्वेश्चन के अनुसार अगर 2/2 का है तो हम 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। जैसे ई बता दीजिए कितने बाई कितने का है, तो देख रहे हैं कि 2 कॉलम और 2 रो है, तो ये जो है 2/2 का क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये वाला बता दीजिए, तो ये वाला आप गिनिएगा कि 1 2 3, तो 3 गो हो गया रो, 1 2 3, 3 गो कॉलम। तो ये जो मैट्रिक्स है ये कितने बाई कितने का है, 3/3 का। सिर्फ आपको इसमें इतना याद रखना है कि मुख्य विकर्ण अगर एक आया तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक अवयव कहेंगे। सिर्फ आपको देखना है एक है, अब बाकी बात 0 होना चाहिए। हाँ ये भी याद रखना, अगर यहाँ पर 0 ना होगा तो फिर नहीं होगा। एक तो होना अनिवार्य है बट 0 भी होना अनिवार्य है, तो इसको क्या कहेंगे, तत्समक अवयव। ठीक है। अगला प्रकार है त्रिभुजाकार अवयव, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें दो आएंगे, एक आएगा निम्न त्रिभुजाकार अवयव और एक आगे आएंगे देखेंगे वो होगा उच्च त्रिभुजाकार अवयव। अब इसको समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, निम्न त्रिभुजाकार अवयव में क्या होता है कि 1 0 0 -2 8 -9। इसमें आप याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण। इसमें आपको देखना है कि मुख्य विकर्ण के जो ऊपर है, मुख्य विकर्ण के जो ऊपर है, ऊपर के अवयव यदि शून्य है, शून्य कहने का मतलब 0, मुख्य विकर्ण के अगर ऊपर के अवयव क्या हो जाएंगे, जो तीनों अवयव है वो 0 है, तो उसको हम निम्न त्रिभुजाकार अवयव लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर 0 के अलावा मान लीजिए यहाँ पर कोई दूसरा संख्या गया तो उसको हम निम्न त्रिभुजाकार अवयव नहीं कहेंगे। और जैसे एक और ले लीजिए एग्जाम, इधर कुछ भी रहे, बस आपको यहाँ पे 0 होना चाहिए। ये हो गया मुख्य विकर्ण, और इसके ऊपर का अवयव आपको देखना है। अगर 0 आ रहा है, देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है 0, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बस ऊपर का अवयव शून्य होना चाहिए मुख्य विकर्ण से, अगर हो गया शून्य है शून्य तो इसको हम निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहेंगे। अब इसका दूसरा देखिए क्या होता है, दूसरा में क्या होता है, उच्च त्रिभुजाकार अवयव। दूसरा में उच्च त्रिभुजाकार अवयव दूसरा है इसका, इसमें इसको इंग्लिश में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, अभी आपने देखा निम्न त्रिभुजाकार अवयव में क्या हो रहा था, ये जो मुख्य विकर्ण है इसके ऊपर वाला जो अवयव था वो क्या हो रहा था, शून्य हो रहा था। लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा, इसके मुख्य विकर्ण के, इसको क्या बोलेंगे, मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण के ये जो नीचे वाला अवयव है, नीचे वाला अवयव क्या हो जाए, 0 हो जाए, उल्टा है उसका। अगर मुख्य विकर्ण के नीचे वाला अवयव शून्य हो जाता है तो उसको हम कहते हैं उच्च त्रिभुजाकार अवयव, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिर्फ आपको मुख्य विकर्ण देखना है और उसके बाद नीचे का
अवयव देखना है। अगर शून्य हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, उच्च त्रिभुजाकार अवयव। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, बी मैट्रिक्स मान लीजिए, यहाँ पे -2 -8 कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे 0 -9 8 0 0 3 कुछ भी। ये रहा इसका मुख्य विकर्ण। अब आपको देखना है कि अगर नीचे वाला अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अगर नीचे वाला अवयव देख रहे हैं यहाँ पे शून्य है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, उच्च त्रिभुजाकार अवयव, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नीचे वाला अवयव शून्य होना चाहिए, मतलब मुख्य विकर्ण के नीचे का अवयव, तो उसको हम उच्च त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। तो इसके आगे एक और है, इसका प्रकार वो देखते हैं। एक वही बस। चलिए अगला प्रकार है तुल्य अवयव। तुल्य अवयव में क्या होता है, तुल्य मतलब यहाँ नाम से स्पष्ट हो रहा है कि तुलना करना। अब तुलना कैसे, जैसे मान लीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5 और ले लीजिए 6 7, और एक बी मैट्रिक्स ले लीजिए -2 8 3 0 5 7 3 8 9। अब तुल्य अवयव किसे कहेंगे, आपको देखना है दोनों अवयव में रो और कॉलम कितना है। तो इसमें देखिए रो कितना है, तो यहाँ पे 2 ही लीजिए। आपको देखना है कि इसमें पहले देखिए रो कितना है, रो की संख्या यानी कि पंक्ति कितना है, 1 2, पंक्ति 2। उसके बाद स्तंभ देखिए, कॉलम देखिए, स्तंभ देखिए 1 2 3, स्तंभ कितने हो गए 3। अब बी में आइए, देखिए इसमें रो कितना है, पंक्ति 1 2, स्तंभ देखिए कॉलम 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए तुल्य अवयव में क्या होता है, अगर दो मैट्रिक्स है, अवयव से अभी कोई लेना देना नहीं है, बस आपको सिर्फ देखना है यदि दो मैट्रिक्स है उसके पंक्ति मिल जाए और स्तंभ मिल जाए। कहने का मतलब कि एक मैट्रिक्स में जितना पंक्ति है, इसमें 2 है तो इसमें भी दूसर का मैट्रिक्स में भी क्या होना चाहिए, 2 पंक्ति होना चाहिए। अगर एक में 3 कॉलम है, दूसर का में भी 3 कॉलम हो जाए, तो हम यहाँ पर ए और बी को क्या कहेंगे, कंपैरेबल मैट्रिक्स ए और बी को तुल्य अवयव कहेंगे, तुल्य अवयव। ठीक है, सिर्फ आपको इसमें देखना है कि क्या होना चाहिए, तो एक मैट्रिक्स में जितना पंक्ति है उतना ही दूसरे मैट्रिक्स में भी पंक्ति होना चाहिए, और एक मैट्रिक्स में जितना कॉलम है उतना ही दूसरे मैट्रिक्स में भी उतना ही कॉलम होना चाहिए। तब जाके हम उन दोनों को क्या कहेंगे, दोनों मैट्रिक्स को तुल्य अवयव कहेंगे। ठीक है, देखिए एक और चीज देख लेते हैं, अवयवों की समानता, मतलब कि इक्वालिटी मैट्रिक्स। समानता कहने का मतलब कि दो चीज में हम समानता देखेंगे, क्या होगा। तो मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है, इस तरह से। अब देखिए सबसे पहले आप समानता कैसे पहचानें, मतलब कि दोनों मैट्रिक्स समान कैसे है। तो सबसे पहले तो आपको इसमें देखना होगा कि दोनों में रो और कॉलम, तुल्य में आपने अभी पढ़ा कि रो और कॉलम, तो इसमें आपको सब चीज सेम सेम होना चाहिए। अब सब चीज सेम सेम कहने का मतलब सुनिए, पहले तो आपको देखना है रो कितने हुए, 1 2, रो कितने हुए 2, कॉलम कितने हुए 1 2 3। इसमें भी देखिए रो कितने हुए 2, कॉलम कितने हुए 1 2 3। रो और कॉलम दोनों के सेम मिल गए, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी। अब समान कब होंगे, तो आपको देखना होगा कि इसके दोनों अवयव के संगत अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। कहने का मतलब कि अगर रो 1 का मतलब कि पहला पंक्ति का पहला अवयव 1 है तो इसका भी 1 होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि इसमें इसके जितना अवयव है उतना ही इसका अवयव है। अगर दोनों अवयव के संगत अवयव क्या हो, संगत अवयव क्या होने चाहिए, अगर समान हो तो हम उसको कहेंगे कि ये दोनों क्या है, दोनों समान है, इक्वल है। रो और कॉलम सेम होना ही चाहिए,
रो और कॉलम तो सेम होना अनिवार्य है, और साथ ही साथ उसका संगत अवयव भी होना अनिवार्य है। तब जाके उसको हम क्या कहेंगे कि दोनों अवयव क्या है, दोनों अवयव में समानता है, दोनों एक दूसरे के समान है, इक्वल है। ठीक है, तो ये होता है अवयव का समानता। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।